जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए समझते हैं क्या होता है स्थिति सदिश। ठीक है, देखिए इधर के साइड में आपको दिख रहा होगा एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, इस फिगर में आपको 3 व्यक्ति खड़े हुए दिखाई देते हैं। कौन कौन से? तो व्यक्ति ए है, फिर व्यक्ति बी है, व्यक्ति सी है, और आपको एक टावर दिखाई दे रहा होगा। इस टावर में ध्यान से देखिए, वो टावर बिंदु ओ पर है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो टावर से व्यक्ति ए की जो दूरी है वो 3 मीटर है। टावर से व्यक्ति बी की जो दूरी है वो 4 मीटर है, और टावर से व्यक्ति सी की जो दूरी है वो 5 मीटर है। इधर साइड में आप देख रहे होंगे दिशा भी दिखाई गई है। यहाँ पर एन का मतलब है उत्तर दिशा, एस का मतलब है दक्षिण दिशा, ई का मतलब है पूर्व दिशा, और डब्ल्यू का मतलब है आपका पश्चिम दिशा। ठीक है, तो अगर मैं व्यक्ति ए से पूछता हूं कि बताइए टावर की स्थिति क्या है, टावर कहाँ पर स्थित है, तो जो व्यक्ति ए है वो क्या जवाब देगा? ध्यान से सुनिए। व्यक्ति ए का जवाब क्या होगा कि 3 मीटर पश्चिम दिशा में। 3 मीटर पश्चिम दिशा में मानिए जहां मैं खड़ा हूं या जहां व्यक्ति ए खड़ा है उस जगह से किधर जाइए? टावर की दिशा में। और कितना जाइए? 3 मीटर। और किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। यानी व्यक्ति ए का जो जवाब होगा वो क्या होगा? 3 मीटर पश्चिम दिशा में। 3 मीटर पश्चिम दिशा में व्यक्ति जहां खड़ा है, यानी ए व्यक्ति जहां खड़ा है उस जगह से 3 मीटर जाना है। और किस दिशा में जाना है? पश्चिम दिशा में। तो जो ये 3 मीटर लिखा हुआ है ये क्या बताता है? ये परिमाण बता रहा है। और पश्चिम दिशा तो दिशा बता रही है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति हो या किसी भी वस्तु का अगर हम स्थिति बताते हैं तो उसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है उसका परिमाण कि कितने मीटर की दूरी पर है, दूसरा आता है किस दिशा में है, यानी दिशा भी जरूरी है, परिमाण भी जरूरी है और दिशा भी जरूरी है। यानी किसी भी वस्तु को की स्थिति को किसी भी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा की जरूरत पड़ती है। और हम लोग जानते हैं कि जिन जिन राशियों को प्रदर्शित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? सदिश। तो देखिए, अब चूंकि हम क्या बता रहे हैं? स्थिति बता रहे हैं, तो स्थिति, और ये कैसी राशि है? तो सदिश। स्थिति सदिश। किसी भी वस्तु की स्थिति को अगर हमको बताना है तो हमें परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। इसका मतलब मैं उसको कैसे लिख सकता हूं? देखो, आर का मतलब है स्थिति। आर का क्या मतलब है? स्थिति। और अच्छा, ऊपर ऐसे एरो चिन्ह बना दिए तो ये हो गया स्थिति सदिश। ठीक है, अच्छा, स्थिति सदिश कौन बता रहा है? मतलब किसी भी वस्तु की स्थिति बताई जाएगी तो किसी के द्वारा बताई जाएगी। तो स्थिति कौन बता रहा है? तो व्यक्ति ए बता रहा है। किसकी बता रहा है? टावर की बता रहा है। तो लिखेंगे स्थिति सदिश किसका? टावर का। किसके सापेक्ष? व्यक्ति ए के सापेक्ष। यानी टावर का स्थिति सदिश व्यक्ति ए के सापेक्ष। ठीक है, अब इसमें एरो कैसे बनाते हैं? तो जिसने बताया है, यानी जिस बिंदु से बताया जा रहा है, जिस बिंदु का बताया जा रहा है स्थिति सदिश, और जिससे बताया जा रहा है, किस बिंदु से बताया जा रहा है। जैसे टावर का बताया जा रहा है व्यक्ति ए से, तो व्यक्ति ए से जहां से बताया जाता है वहां पर तीर का क्या रखते हैं? पूंछ। और जहां मतलब जिस जगह जिस वस्तु की स्थिति को बताया जाता है
वहां पर उसका क्या रखते हैं, सिर, बाड़ाग्र जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए सेम चीज, यही चीज यहाँ पर है, जरा इसको देखिए। तो ये क्या लिखा है, देखिए आर मतलब स्थिति, ऊपर वेक्टर लिखा है मतलब स्थिति सदिश, किसका बताया जा रहा है, टावर का। और कौन बता रहा है, व्यक्ति भी। अब इतनी चीजों को मिला देते हैं कि टावर की स्थिति सदिश व्यक्ति बी के सापेक्ष। अब इसमें भी देखिए ध्यान से, कितना बता रहा है उसमें, 4 मीटर, और किस दिशा में बता रहा है, दक्षिण दिशा में। अब यहाँ पर भी देखिए 4 मीटर परिमाण हो गया, और ये क्या हो गया, दिशा हो गई। तो परिमाण और दिशा। अब ध्यान से देखिए, ये वाले व्यक्ति और ये वाले व्यक्ति, क्या दोनों गलत बता रहे हैं क्या, नहीं, दोनों सही सही बता रहे हैं। दोनों जो आपके व्यक्ति हैं वो अलग अलग जगह पर खड़े हैं। व्यक्ति ए कहीं और खड़ा है और व्यक्ति बी कहीं और खड़ा है। इसीलिए जो टावर की स्थिति आ रही है, स्थिति सदिश आ रहा है, वो यहाँ पर अलग आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, अलग। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्ति के सापेक्ष एक ही वस्तु की स्थिति क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। स्थिति सदिश अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आप किसके सापेक्ष बता रहे हैं उस पर निर्भर करता है उस व्यक्ति का या उस बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो 4 मीटर है ये परिमाण है, इसको कैसे लिखते हैं। इसको ऊपर दिशा लगाए थे सदिश, पहले इसको स्थिति बोलते थे, फिर उसके बाद यहाँ ऐसे लगा दिए एरो, तो सदिश हो गया, स्थिति सदिश। अब उसमें से दिशा हटा देना है, तो दिशा हटाने का मतलब एरो हटा दीजिए। अब इसी चीज को कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे मॉड में लिख दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एरो है, यहाँ पर एरो नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एरो है, और एरो होगा तो उसको किस में रखते हैं, मॉड में रख लेते हैं। जब मॉड में रखेंगे तो ये सिर्फ क्या बताने लगेगा, परिमाण। लेकिन जब ऐसे होगा तो परिमाण और दिशा दोनों बताएगा, ऐसे होगा तो सिर्फ परिमाण बताएगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों बताएगा। ठीक, टावर टी का व्यक्ति ए से दूरी है, परिमाण। परिमाण देखिए क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए, तो व्यक्ति ए का टावर से दूरी उसमें कितना बताया जा रहा है, बताइए बताइए, 3 मीटर है। इसका मतलब व्यक्ति ए से टावर के बीच की जो दूरी है वही क्या है, परिमाण है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो स्थिति सदिश का परिमाण होता है वह दूरी होती है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए RAT बराबर, ये ऐसे लिख दिया हूं, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टावर टी का व्यक्ति ए से दूरी, तो वो कितना है, 3 मीटर, और वो RAT का परिमाण है, यानी इस स्थिति सदिश का क्या है, परिमाण। ठीक है, तो आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें एक चीज आती है दिशा। अगर इस परिमाण को हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, परिमाण को हटा दिया जाए, 3 मीटर है, ध्यान से देखिए, टावर की दिशा व्यक्ति ए के सापेक्ष, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लिखते हैं ऐसे ही, RAT की दिशा व्यक्ति ए के सापेक्ष। ये किससे रिप्रेजेंट होगा, तो RAT कैप से। ठीक है, कोई डाउट। चलिए अब देखिए RAT कैप, यहां से परिमाण हटाना है, ठीक है ना। देखिए इस स्थिति सदिश में से अगर परिमाण हटा दिया जाए तो सिर्फ दिशा बचेगा, तो वही करने जा रहे हैं। देखिए RAT कैप इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूं, ये क्या लिखा है, देखिए RAT वेक्टर लिखा है, RAT वेक्टर ये चीज लिखी हुई है, बटे में 3 मीटर, 3 मीटर मतलब परिमाण लिखा है, क्या लिखा है, परिमाण, ये चीज। तो क्या आ रहा है, पश्चिम मतलब दिशा आ रही है, तो यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है, यानी RAT कैप को लिखा जा सकता है R वेक्टर AT बटे में RAT वेक्टर बटे। आपने स्थिति सदिश के बारे में पढ़ लिया,
अब आइए कूलाम के नियम का सदिश रूप में निरूपण कैसे करेंगे उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, माना एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र एक्स वाई। देखिए एक्स वाई जेड एक निर्देश तंत्र लिया गया है, निर्देशांक, ठीक है, तथा इसका मूल बिंदु ओ है। देखिए मूल बिंदु ओ है, यहाँ पर इसका मूल बिंदु ओ है, ठीक है। फिर क्या बताया गया कि ये जो बिंदु दिख रहे हैं Q1 Q2, Q1 Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है, ठीक है। Q1 एक का परिमाण Q1 है, दूसरे का परिमाण क्या है Q2 है, ठीक है। तो Q1 परिमाण वाले बिंदु आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर, आपने बताया R वेक्टर T ए यानी टावर का स्थिति सदिश A के सापेक्ष, मतलब इसमें दो आना चाहिए था, यहाँ पर तो सर एक ही आ रहा है। बिल्कुल वही, ध्यान से देखिए, Q1 परिमाण वाले बिंदु आवेश का मूल बिंदु O, तो इसको R1 वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, RO1, ठीक। क्या बता रहा है, स्थिति सदिश किसका, जो आवेश Q1 है उसका किसके सापेक्ष बता रहा है, मूल बिंदु के। तो जब मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी वस्तु या किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश बताया जाता है तो वहां पर मूल बिंदु को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं करे तो या कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया। अगर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है कि किसके सापेक्ष है तो आपको क्या समझ लेना है कि वह मूल बिंदु के सापेक्ष बताया जा रहा, ठीक है। जैसे यहाँ एक ही डिजिट दिख रही है तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि ये जो लिखा है R वेक्टर यानी स्थिति सदिश, इसका लिखा हुआ है Q1 बिंदु आवेश, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखा है, तथा Q2 परिमाण वाला, यानी इस वाले का, यानी जिसका परिमाण Q2 है इस बिंदु आवेश का, ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। कितनी है, R2 वेक्टर। Q2 परिमाण वाले आवेश का Q1 परिमाण वाले आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश R12 वेक्टर। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमको इसका स्थिति सदिश बताना है, Q2 का स्थिति सदिश बताना है, किसके सापेक्ष बताना है, Q1 के। ध्यान से देखिए किसका बताना है, Q2 का, तो Q2 का लिखना है तो 2 लिख दीजिए, किसके सापेक्ष बताना है तो 1 लिख दीजिए। ये बता रहा है स्थिति, ऊपर लगा देंगे एरो तो हो जाएगा स्थिति सदिश। तो अब ये किसका स्थिति सदिश बता रहा है, तो ध्यान से देखिए, स्थिति सदिश Q2 आवेश का किसके सापेक्ष, Q1 आवेश का। मूल बिंदु का रहेगा तो मूल बिंदु लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए फिर यहां तक हो गया, R21 है। अब देखिए R12 कैप, ऐसे कैप बताया था। अब कैप वाला पीछे जाके देखेंगे तो इसको एकांक वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। एकांक वेक्टर का काम क्या है कि यह दिशा को प्रदर्शित करता। अभी पीछे देखे कि ये क्या बता रहा था, दिशा को बता रहा था, ठीक है। तो एकांक वेक्टर का काम है दिशा को प्रदर्शित करना, यानी R12 कैप स्थिति सदिश R12 वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है, दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तथा मॉड में R12 वेक्टर, मॉड में R12 वेक्टर क्या बताता है, तो स्थिति सदिश R12 वेक्टर के परिमाण को प्रदर्शित करता है। चलिए तो आगे देखिए, F12 वेक्टर क्या प्रदर्शित कर रहा है, Q1 परिमाण वाले आवेश पर लगने वाला बल, यानी किस पर बल लग रहा है, Q1 परिमाण जिसका है।
अच्छा, किसके कारण लग रहा है? तो Q2 परिमाण वाले आवेश के कारण। किसके कारण लग रहा है? Q2 परिमाण वाले आवेश के कारण। अच्छा, अगर इसी को उल्टा लिख दिया जाए F21 वेक्टर, तब क्या हो जाएगा? तो Q2 परिमाण वाले आवेश पर लगने वाला बल। किसके कारण? Q1 परिमाण वाले आवेश के कारण। हम लोग जानते हैं कि बल एक कैसी राशि? सदिश राशि है। अब अगर सदिश राशि है तो उसमें बल में परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो बल का जो परिमाण होता है वो तो पता है भाई, वो क्या होता है? वो होता है F बराबर के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। के एक नियतांक है, Q1 Q2 परिमाण है। ठीक है, तो ये इसका परिमाण लिखा हुआ है। अच्छा, परिमाण अगर लिखना होता है तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिंपल, कुछ भी ना लिखा जाए। तो परिमाण तो हमको पता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा जाए? दिशा लिख जाए, क्योंकि क्या लिखा हुआ? कूलाम के नियम का सदिश, मतलब उसमें दिशा भी होनी चाहिए, परिमाण भी हो और दिशा भी हो। तो परिमाण तो पता है, इसी में दिशा जोड़ दी जाए। अब ध्यान से देखिए, अगर समान प्रकृति का आवेश होता है तो उसके बीच में प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत का होता है तो इसमें क्या होता है? आकर्षण। जरा सा फिगर को ध्यान से देखिए, इस पर बल इधर लग रहा है, इस पर बल इधर लग रहा है। इसका मतलब ये आवेश और ये आवेश दोनों समान प्रकृति के हैं, या तो दोनों ऋणात्मक है या तो दोनों धनात्मक है। दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। F21 वेक्टर लिखना चाहता हूं, मतलब ये चीज लिखना चाहता हूं कि ये कितना होगा? F21 वेक्टर यानी Q2 परिमाण वाले आवेश पर लगने वाला बल किसके कारण? Q1 परिमाण वाले बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, तो ये चीज अगर हम लिखना चाहें तो ये आपका सदिश रूप में होना चाहिए। सदिश मतलब उसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो। तो देखिए, क्या परिमाण तो यही होगा, के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? तो Q1 Q2 के बीच की दूरी, और दूरी को परिमाण से लिखा गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर R12 वेक्टर दिख रहा है। R12 वेक्टर का परिमाण हम लोग कैसे प्रदर्शित करते थे? R12 वेक्टर का, पीछे देखिए, R12 वेक्टर का परिमाण ऐसे, या तो सिर्फ R12। ठीक है, ये क्या बता रहा है? परिमाण। और परिमाण का मतलब उसके बीच की दूरी, यानी इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो गई? वही परिमाण हो गई। तो वही चीज लिख देता हूं, क्या हो जाएगा? तो R12 स्क्वायर। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर है तो परिमाण का स्क्वायर, ये। ठीक, ऐसे भी लिख सकता हूं, चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ऐसे ही लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये परिमाण का वर्ग हो गया। तो ये अभी मैंने सिर्फ परिमाण लिखा है। अब इसमें दिशा कैसे लिखी जाती है? तो ऐसे R12 ऐसे कैप, यही ना लिखी जाती है। तो देखो, परिमाण हो गया और दिशा हो गई। तो बल को मैंने सदिश रूप में लिख दिया। ठीक है, अब देखो, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहूं तो और अच्छे तरीके से क्या लिख सकता हूं? नेक्स्ट स्टेप में तो लिखूंगा के Q1 Q2 बटे में R12 वेक्टर मॉड में उसका वर्ग। और इस चीज को देखो, क्या क्या बताया? जो स्थिति सदिश होता है उसको परिमाण से भाग दीजिए, क्योंकि स्थिति सदिश में आपका परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा। परिमाण को निकाल दीजिए, तो निकालने का तरीका उसको भाग दे दीजिए। तो भाग दे देते हैं इसको। देखिए R12 वेक्टर, ये स्थिति सदिश है, इसमें परिमाण भी दिशा भी। इसमें से परिमाण को निकाल दीजिए, R12 वेक्टर हो गया। इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर ये भी क्या है? परिमाण, और ये परिमाण का वर्ग है।
तो इसमें परिमाण परिमाण का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई अगले स्टेप में? तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे में मॉड में R12 वेक्टर का क्यूब, ठीक है, और R12 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ R12 वेक्टर का कैप क्यों लिखे हैं? ध्यान से देखो, F21 की दिशा किधर है? इधर है। F21 किधर है? इधर है। और ध्यान से देखो R12 वेक्टर की भी दिशा इधर ही है, यानी जिधर R12 वेक्टर की दिशा उधर ही F21 मतलब F21 यानी जो बल है F21 उसकी भी दिशा। इसलिए या तो इसकी दिशा लिखूं या तो इसकी, मतलब जो दिशा इसकी वही दिशा इसकी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है R12 का कैप। तो बल लिखा और बल की दिशा लिख दी। और बल की दिशा किधर है? तो स्थिति सदिश की जिधर दिशा है R12 वेक्टर कैप, R12 वेक्टर की, उधर ही उसकी दिशा है बल की। तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को अब यदि मैं F12 वेक्टर लिखना चाहूँ, F12 वेक्टर क्या लिखना चाहूँ? F12 वेक्टर। अब इस चीज को क्या लिख सकता हूँ? तो Q1 Q2 बटे में R21, और इसको लिख सकता हूँ R21 वेक्टर बटे में R21 वेक्टर का मॉड, ठीक है। अब इसका इसका गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? Q1 Q2 R21 वेक्टर बटे में R21 वेक्टर मॉड में उसका क्यूब। यहां से एक निष्कर्ष निकलेगा, क्या निकलेगा? F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर माइनस के चिन्ह के साथ, ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है। तो देखिए क्यों? क्योंकि इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम इसमें माइनस, इसकी दिशा में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? समान दिशा में हो जाएगा। और ध्यान से देखिए तो दोनों बलों का जो परिमाण है वो समान है, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है, ठीक है। दोनों बलों का परिमाण क्या है? समान। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है F12 इज इक्वल टू F21, तो ये सही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ परिमाण की बात कर रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह होना चाहिए, ऋणात्मक चिन्ह होना चाहिए। तो बच्चों, ये रहा कूलॉम के नियम का सदिश रूप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।